Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. Guys, this is our lecture 9 for child development. यहाँ पर हम BLED फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट को देख रहे हैं, बाल विकास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो थ्योरीज बची थी यूनिट 1 में प्याजे, कोलबर्ग और एरिक एरिक्सन की। तो पहले हम प्याजे की करते, लेकिन आप लोगों ने कहा कि आपको पहले एरिक एरिक्सन की थ्योरी चाहिए, तो पहले हम ये वाली थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्याजे और फिर कॉलबर्ग के बाद हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे और यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन वीडियोस और लेक्चर्स को देखें सो दैट आपको बिल्कुल ईजी रहेगा अपने नोट्स बनाने में और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस तरह से आपको कितना मैटर लिखना है और क्या क्या लिखना है अपने एग्जाम में और आंसर्स में, ठीक है। सो गाइज, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी या फिर एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। ये जो टॉपिक है एरिक एरिक्सन की थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और ये साइको सोशल थ्योरी के नाम से आती है। अगर उसमें पूछें कि व्हाट इज साइको सोशल डेवलपमेंट, तो आपको यहाँ पर एरिक एरिक्सन की थ्योरी को लिखना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है एरिक एरिक्सन की थ्योरी में और उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या दिया है। ये थ्योरी आपको हेल्प करेगी जानने में कि एक बच्चे का कैसे विकास होता है, कैसे उसका मन और जो सोसाइटी है वो कैसे रोल प्ले करती है उसके होलसम डेवलपमेंट में, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में 8 स्टेजेस दिए हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो हम आगे देखेंगे। उसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे हमारा जो एक बच्चा है उसका मन कैसे उसके जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको वो इन्फ्लुएंस करता है और उसके डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करता है। हर स्टेजेस में उन्होंने ये बताया है कि बच्चा एक सिचुएशन से निकलता है और अगर वो सिचुएशन को अच्छे से पार कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, तो उसका जो भी डेवलपमेंट है वो एक हेल्दियर वे में होगा। और अगर उसमें कहीं ना कहीं उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम वो अपनी आगे वाली स्टेजेस में लेकर जाएगा। तो हर स्टेजेस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं जो उन्होंने बताया है कि बहुत ज़रूरी हैं और हर स्टेज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और पहली स्टेज जो भी होगी अगर उससे हम बेटर तरीके से निकल पाए तभी हम दूसरी स्टेज में भी बहुत अच्छा एक अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे या बहुत अच्छे से आगे की चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं एरिक एरिक्सन के बारे में पहले। तो एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम किया है, जिनकी साइको सेक्शुअल थ्योरी थी जिसमें उन्होंने लिबिडो और सेक्सुअल अर्ज के बारे में बात करी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने इनके साथ काम ज़रूर किया है, लेकिन इनकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो साइको सोशल थ्योरी है, मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक थ्योरी है इनकी, और इनकी है साइको सेक्सुअल की थ्योरी, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग थ्योरीज हैं, लेकिन ये जो एरिक एरिक्सन है ये सिगमंड फ्रॉइड से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और इनके साथ इन्होंने काम किया था और इनकी डॉटर के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात करी है एरिक एरिक्सन ने। पहला है ईगो आइडेंटिटी। इनके स्टेजेस में उन्होंने ये बताया है कि कैसे एक बच्चा अपनी सेल्फ एक आइडेंटिटी मेंटेन करता है या फिर बनाता है या डेवलप करता है, अपना ईगो मेंटेन करता है और कैसे सारी स्टेजेस से एक ना एक करके निकल के और वो अगली स्टेज में बेटर तरीके से अपने आप को ढालता है और सारी स्टेजेस के जो भी क्राइसिस या प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे वो टैकल करके आगे निकलता है, ठीक है। यहाँ पर वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी फॉर्म करता है जहाँ पर वो दूसरों से अपने आप को अलग पाता है और जो उसकी आइडेंटिटी है वो दूसरों से वो एक खुद की जो एक सेल्फ आइडेंटिटी है वो बनाता है, वो मेंटेन करता है और देखता है खुद को दूसरों से वो किस तरह से अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सोशल कल्चरल आइडेंटिटी। वो समाज में देखता है कि किस तरह से उसको रोल प्ले करना है या फिर किस तरह से उसको इंटरेक्शन एक अपना मेंटेन करना है और कैसे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये थे कुछ चीज़ें जिसके बारे में एरिक एरिक्सन ने बात करी है, ठीक है। इन्होंने दिए हैं 8 स्टेजेस जो कि बताते हैं कि कैसे एक एक स्टेज से निकल के हम अपना डेवलपमेंट करते हैं बेहतर। और इन्होंने इन्फेंसी से लेकर आपके मरने तक की स्टेजेस दी हैं और हर स्टेज में उन्होंने बताया है कि किस तरह से आप खुद को बेटर डेवलप करते हैं, ठीक है, और कैसे एक स्टेज दूसरी स्टेज से जुड़ी हुई है। एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है इन्होंने ज़्यादा जो फोकस किया है वो सोसाइटी पर किया है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे किया है कि कैसे हमारी सोसाइटी या फिर जिनसे हम इंटरेक्शन करते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे डेवलपमेंट में, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, छोटे से लेके बड़े तक, चाइल्डहुड से लेके हमारे एडल्टहुड तक क्या एक फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर सोसाइटी का, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो
एवरी पर्सन मस्ट पास थ्रू अ सीरीज ऑफ 8 इंटर रिलेटेड स्टेजेस ओवर द एंटायर लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इनके जो 8 जो उन्होंने स्टेजेस दिए, उन्होंने बताया कि 8 स्टेजेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे हमारे थ्रू आउट जो लाइफ साइकिल हमारी, हम एक एक स्टेज से होते हुए आगे की स्टेजेस में बढ़ते हैं। और अगर हम एक स्टेज से बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करके दूसरी स्टेज में जा रहे हैं तो हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर हम एक स्टेज में कहीं ना कहीं हमारे कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी हेल्थ पर या फिर हमारे डेवलपमेंट पर, तो वो नेगेटिव इफेक्ट हम आगे दूसरी स्टेज पर भी लेके जाएंगे और वो हमारी लाइफ साइकिल में एंड तक कंटिन्यू करेगा। इस वजह से उन्होंने कहा है कि एक दूसरे की जो स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं और एक हर स्टेज का डेवलपमेंट दूसरी स्टेज पर ट्रांसफ़र होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर स्टेज में जो हमारा डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में हो और उसके कोई भी नेगेटिव साइड्स ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उन्होंने कौन से वो 8 स्टेजेस हैं जो दी हैं। तो पहली स्टेज एरिक एरिक्सन ने दी है इन्फेंसी, जो कि बर्थ से लेके 18 मंथ तक चलती है। इसको हम कहते हैं बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होप, जिसे हम कहते हैं विश्वास अथवा अविश्वास की अवस्था। इसमें जो हर स्टेजेस होती है इसमें किसी ना किसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है एक डेवलपिंग चाइल्ड पर, ठीक है। तो जैसे पहली स्टेज है उसमें सबसे ज़्यादा जो एक इन्फ्लुएंस होता है वो मदर का होता है, क्योंकि एट दिस स्टेज इन्फेंसी के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन बच्चे का उसकी माँ से होता है। तो एट दिस टाइम अगर जो बच्चा है उसको प्रॉपर सारी केयर मिल रही है, सारा न्यूट्रिशन और सारा मतलब पूरी प्रॉपर अटेंशन फीडिंग अगर उसको मिल रही है तो उसको एक बेसिक ट्रस्ट आएगा, ठीक है। नहीं तो उसको मिसट्रस्ट आएगा। अब मिसट्रस्ट क्यों आएगा? क्योंकि अगर उसको चीज़ें प्रॉपर टाइम से नहीं मिल रही हैं, उसकी फीडिंग नहीं हो रही है प्रॉपर टाइम पर, या फिर उसको जो केयर, उसको वो जो वार्मथ है अगर नहीं मिल रही है, तो वो उसको एक मिसट्रस्ट आएगा, उसको विश्वास नहीं होगा, अविश्वास की ओर वो चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है इस समय पे कि उसको प्रॉपर अटेंशन दिया जाए, नहीं तो वो जो भी उसका जो एक्सपीरियंस है उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होगा चीज़ों को लेकर और उसको इनसिक्योरिटी रहेगी, ठीक है। और बिल्कुल वो मिसट्रस्ट करेगा, वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। और बच्चा एक बार अगर जान लेता है कि अगर उसको किसी के पास नहीं जाना, आपने देखा भी होगा, तो एक कहीं ना कहीं उसे मिसट्रस्ट होता है कि नहीं, यहाँ पर जाना मेरे लिए सही नहीं है। तो बहुत लोगों के पास वो नहीं भी जाते हैं एंड अपनी मदर से वो हमेशा वार्मथ फील या फिर वो एक फीलिंग ऑफ लव एंड सिक्योरिटी वो उसको रखता है। इस वजह से वो मदर से सबसे ज़्यादा अपने आप को अटैच करता है, जिसके क्या है, ये बेसिक ट्रस्ट है उसको अपनी मदर से लेकर मदर से, ठीक है। इस वजह से वो वहाँ पर उसे ट्रस्ट की एक फीलिंग आती है और अगर उन्हें उसको ये सब जो भी प्रॉपर केयर और उसको सिक्योरिटी नहीं दी तो उसको मिसट्रस्ट हो जाएगा, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, अविश्वास हो जाएगा, ठीक है, चीज़ों को लेकर। और अगर इस स्टेज पे उसका डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करता है तो वो आगे की स्टेजेस में भी उसको लेकर जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट और द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ द मेजर एम्फेसिस ऑन द मदर्स एंड द फादर्स नर्चरिंग एबिलिटी एंड केयर फॉर अ चाइल्ड। उनको उसको केयर करने की उनको बहुत ज़रूरत है, जो कि पेरेंट्स हैं उसके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ विजुअल कॉन्टैक्ट एंड टच। स्पेशली क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो वो यही जानता है, जब उसे कोई टच करता है या फिर उसे कोई उठाता है, उसे गोदी में लेता है, तब वो एक उसे लगता है कि हाँ कि वो सिक्योर है, अच्छे हाथों में है, ठीक है। तो वो उसको जो ट्रस्ट है उसका वो डेवलप होता है, उसको ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी आती है क्योंकि उसकी प्रॉपर केयर करी जाती है, उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाता है। अगर उसे नहीं किया जाएगा तो उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं आएगा और वो जो बेसिक उसका डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा और यही वो आगे की जो ये जो उसका डेवलपमेंट होगा जो कि नेगेटिव साइड में चला जाएगा तो वो अपनी आगे की स्टेजेस में भी लेकर जाएगा, ठीक है। इस वजह से कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हर स्टेज में आएंगे और उन्हें ईजिली अपन को टैकल करना है, नहीं तो इसी तरह से वो जो अपना डेवलपमेंट हुआ है वो आगे की स्टेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर लाइफ टाइम वो हमारी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा अच्छे से डेवलपमेंट होता है तो मतलब बेसिक ट्रस्ट हमारे अंदर आता है, हमारा जो भी झुकाव है वो इस तरफ होता है और अगर इनसिक्योरिटी है तो हमें मिसट्रस्ट आता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर डेवलपमेंट होना हर स्टेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम टॉडलर या अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें हम 18 मंथ से लेकर 3 साल तक देखते हैं। यह जो होता है जिसमें हम कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। बेसिकली ये जो स्टेज है यहाँ पर हम जो टास्क जो हमारा होता है वो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग का, ठीक है। अगर उसकी प्रॉपर ये ट्रेनिंग होती है तो उसमें ऑटोनॉमी आती है और अगर नहीं होती है तो उसको कहीं ना कहीं एक शेम या फिर शर्म उसमें डेवलप हो जाती है जो कि वो आगे तक लेकर जाता है, ठीक है। अगर इस स्टेज में उसकी बेटर ट्रेनिंग होती है तो वो ऑटोनॉमी की तरफ जाता है जिसको हम स्वायत्तता कहते हैं, ठीक है।
और अगर नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं एक शेम की जो फीलिंग है वो डेवलप होगी, उसकी जो इच्छा शक्ति है, जो उसका विल है, वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होगा और वो चीज़ों को लेकर बहुत ही लो फील करेगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज है वो 18 मंथ से 3 साल तक होती है। एट दिस पॉइंट द चाइल्ड हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड सेल्फ स्टीम एंड ऑटोनॉमी। वो अपनी सेल्फ स्टीम बिल्ड करता है, अपनी ऑटोनॉमी बिल्ड करता है, अपनी स्वायत्तता की ओर जाता है और चीज़ों को खुद सीखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो नहीं सीख पाया तो वो उसमें कहीं ना कहीं एक शेम की फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे मतलब ये तो एक तरह से पड़ाव है कि अगर अच्छे से हुआ तो हमें ये वाला अवार्ड मिलेगा और अगर नहीं हुआ तो हमें ये वाला अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये बात होती है कि अगर प्रॉपर स्टेज पे प्रॉपर ट्रेनिंग हो या जो हमारे टास्क है वो अगर हमने उनको अच्छे से टैकल किया तो हम ऑटोनॉमी की तरफ जाएंगे। और अगर हम वो टास्क अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए तो वो हम दूसरे और झुक जाएंगे। ठीक है, तो यही बात है। चिल्ड्रन टेंड टू बी वल्नरेबल ड्यूरिंग दिस स्टेज, समटाइम्स फील शेम एंड लो एस्टीम ड्यू टू एन इनएबिलिटी टू लर्न सर्टेन टास्क। ठीक है, तो ये जो टास्क है जहाँ पर बेसिकली उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, एट दिस टाइम अगर वो सीख लेता है तो वो बहुत अच्छा और अपने आप को ये फील करता है कि वो सब चीज़ें कर सकता है, वो सारी स्किल्स सीख गया है और वो खुद से कर सकता है। अगर वो नहीं कर पाया तो उसमें कहीं ना कहीं एक लो एस्टीम आएगी। और लो एस्टीम का मतलब कि वो उसमें एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि उसे चीज़ें नहीं आती या फिर उसने चीज़ें नहीं सीख पाई। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं डाउन होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्री स्कूलर जो कि है 3 से 5 साल की उम्र। यहाँ पर हम देखते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बेसिकली इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो अपना ना चीज़ों को करना सीखते हैं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते हैं अपनी लाइफ में, वो कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस समय पे खिलौने या फिर टॉयज़ की ओर, प्ले की ओर, अब मतलब चीज़ों को मतलब खेलना और टॉयज़ से मतलब अपना एक रिश्ता जोड़ना। ठीक है, इस तरह से वो चीज़ों को करता है, वो चीज़ों को इनिशिएट करने की कोशिश करता है, अपने खिलौने वगैरह खुद चूज़ करता है, अपनी ड्रेसिंग करना सीखता है और प्ले वगैरह में इंटरेक्ट करना सीखता है। तो अगर वो ये प्रॉपरली सीख जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव की जो फीलिंग है वो अंदर अपने लाता है और वो चीज़ों को अच्छे से इनिशिएट कर पाता है। अगर वो नहीं कर पाता तो उसमें कहीं ना कहीं एक गिल्ट की फीलिंग आएगी कि वो ये सब जो स्किल्स हैं वो खुद नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो ये है इस स्टेज का टास्क कि वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, देखता है अपने हिसाब से और एंगेज होने की कोशिश करता है, चाहे वो खेल खिलौने हों या फिर वो अपने हिसाब से अपने टॉयज़ को चूज़ करता है, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को चूज़ करता है और ये सब धीमे धीमे सीखने की कोशिश करता है। अपने जो उसके डेली के जो भी रूटीन से जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सीखने की कोशिश करता है। अगर वो कर पाता है तो बेटर तरीके से वो इनिशिएट कर पाएगा आगे की लाइफ में भी और आगे के स्टेजेस में भी। अगर वो नहीं कर पाता है तो ये चीज़ वो आगे लेकर भी जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं एक गिल्ट की फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इन स्टेजेस में बेसिकली ये है कि अगर जो भी टास्क है वो बेटर तरीके से हो सो दैट आगे की स्टेजेस में भी कोई फ़र्क ना पड़े या फिर कोई उसका नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। ठीक है, और चीज़ें बैलेंस में हो कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा केयर या वो दे दी तो बिल्कुल ही बच्चा बिगड़ जाए या फिर उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाए या फिर हर बात में टोका जाए तो भी उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हर स्टेज में। ठीक है, पर्पज़ ड्यूरिंग दिस स्टेज वी एक्सपीरियंस अ डिज़ायर टू कॉपी द एडल्ट्स। इस टाइम पे हम बिल्कुल अपने जो एडल्ट्स हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ से सीखते हैं, जैसे हम इमिटेशन के प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अपने प्ले सिचुएशंस बनाने की कोशिश करता है। बारबीज और कैन्स और टॉयज़ और फोन्स, मिनिएचर्स, कार्ड, इन सब के लिए उन्हें एक इंटरेस्ट आता है। प्लेइंग आउट रोल्स इन ट्रायल यूनिवर्स, एक्सपेरिमेंट विद द ब्लू प्रिंट ऑफ वर्ड वी बिलीव्ड इट मीन्स टू बी एन एडल्ट, वी ऑल्सो बिगिन टू यूज़ दैट। तो यहाँ पर बेसिकली उनका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि छोटे बच्चे कितने ज़्यादा डाउट्स पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, वो हर किसी से पूछते ही रहते हैं कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। तो उनके लिए ये वर्ड बहुत ही एक एक्सप्लोरिंग वर्ड है ये, क्योंकि वाई वो हमेशा ये पूछते रहते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि उस समय वो एक एक्सप्लोरिंग के मतलब स्टेज पे होते हैं या फिर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो ये था प्री स्कूल है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल एज, जहाँ पर बच्चा स्कूल जाना चालू कर देता है, जो कि है 6 से लेकर 12 वर्ष की उम्र। यहाँ पर जिसमें हम बात करते हैं वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी कॉम्पिटेंस। कहीं ना कहीं उसमें एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग आती है और वो चीज़ों को बेहतर सीखने की कोशिश करता है। ठीक है,
तो बेसिकली इस स्टेज में जहाँ पर ये स्कूल गोइंग जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंडस्ट्रियस होता है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, मेहनत करता है। जैसे कि स्कूल में चीज़ें जो एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, या फिर जो स्पोर्ट्स वगैरह होता है उसमें इंगेज होता है। मतलब वो मेहनत करता है, इंडस्ट्रियस होता है और चीज़ों को नई नई जो स्किल्स और नॉलेज है उनको सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको ये जो भी उसकी स्किल्स और नॉलेज है या फिर जो इस समय वो चीज़ें सीख रहा है, अगर उसमें उसको बिल्कुल भी अप्रिसिएशन या फिर मोटिवेशन नहीं मिले उसके काम को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी आ जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकता और अपने आप को बहुत उसका जो मतलब वो अपने आप को बहुत लो फील करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐड जो छोटे छोटे जो भी टास्क वो करने की कोशिश कर रहा है, उसमें जो हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसमें हर वक्त उसको एक नेगेटिव इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वो जो भी टास्क करने की कोशिश कर रहा है वो उससे हो ही नहीं रहा और आगे भी कभी नहीं हो। ठीक है, तो उसमें इस तरह से एक जो कॉम्पिटेंस की फीलिंग है वो लो हो जाती है। तो इस स्टेज में उसको बेटर एक अप्रिशिएशन और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो बेटर चीज़ों को सीख सके और अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से डेवलप कर सके। ठीक है, वी आर केपेबल ऑफ लर्निंग, क्रिएटिंग एंड अकॉम्प्लिशिंग न्यूमरस न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। इस समय पे हम नई स्किल्स और नॉलेज सीखते हैं, डस डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंडस्ट्रीज हम होते हैं, चीज़ों को मेहनत से करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी सोशल स्टेज ऑफ डेवलपिंग एज and if we experience unresolved feeling of inadequacy and inferiority among our peers, we can have serious problem in terms of competence and self esteem। अगर इस समय पे हम हमारे जो peers होते हैं, जो हमारे friends होते हैं, उनके among अगर हमें ये feeling आती है कि हम उनसे compete नहीं कर पा रहे या फिर उनके कंपैरिजन में हम बहुत लो हैं, हम चीज़ों को नहीं कर पा रहे, हम टास्क अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो फीलिंग हमें हमेशा रहेगी कि हम किसी से कॉम्पीट ही नहीं कर सकते, हमारा सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो जाएगा और हमें बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे बढ़ने की। तो ये चीज़ अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो आगे भी बिल्कुल कंटिन्यू होगा। ठीक है, उस वजह से एक बेटर डेवलपमेंट होना ज़रूरी है एट एवरी स्टेज। एज वर्ड एक्सपेंड्स अ बिट, अ मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इज इन स्कूल एंड नेबरहुड। तो आफ्टर पेरेंट्स हमारा जो सबसे ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप होता है वो गाइस स्कूल के साथ होता है। आपको पता है कि हम स्कूल में कितना एंगेज होते हैं, छोटे से ही बड़े तक, टिल एडल्टहुड, एडोलेसेंस तक। एंड वहाँ पर हमारा पूरा डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे स्कूल पर, उसके इन्वायरमेंट पर। ठीक है, पेरेंट्स आर नो लॉन्गर द कंप्लीट अथॉरिटी दे वंस वर। ठीक है, तो शुरुआती स्टेज में हमारे पेरेंट्स का जो रूल होता है वो हमेशा नहीं होता, उसके बाद स्कूल का एक बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे प्रॉपर एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये थी स्कूल एज चाइल्ड का जो स्टेज है 6 से लेकर 12 तक की। नेक्स्ट हम देखते हैं एडोलेसेंट, जो कि 12 से 18 तक की उम्र का है, जो कि है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन विच इज़ फिडेलिटी। तो बेसिकली इस स्टेज में एरिक एरिक्सन ने बोला है कि ये एक तरह से ट्रांजिशन एज है। ठीक है, 12 से लेके 18 ईयर्स में, जहाँ पर हम चाइल्डहुड से अडल्ट या फिर एडोलेसेंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं कि हम जो हमारी आगे की लाइफ है कि उसको हम किस तरह से लेंगे, मतलब किस तरह से हम उसको अपने जो भी हमारे डिसीजंस हैं उनको हम लेंगे, या फिर हम अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी में बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जगह कहाँ है, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, और एक बेटर अपने आप को परसीव करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो आगे जो फ्यूचर है वो उस समय पे हम अपना आगे का बेटर फ्यूचर के लिए सोचते हैं, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि आगे जो हमारे रिलेशनशिप्स हम उन्हें कैसे निभाएंगे, या फिर हमारा जो जॉब है, हमारा करियर है, उसको हम किस तरह से सेटल डाउन करेंगे, कैसे हम रहेंगे, क्या करेंगे हम, कैसा हमारा घर होगा, हम कैसे चीज़ों को मेंटेन करेंगे। तो ये हम अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर फॉर्म करते हैं। अगर हम ज़रा भी कंफ्यूज होते हैं तो वो हमारे एक रोल कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर हम भटक जाते हैं इस स्टेज से तो वहाँ पर हम ये नहीं समझ पाते कि हमें आगे करना क्या है। अगर यही स्टेज हम कहते हैं कि ये बनने या बिगड़ने की एज होती है, तो उसको क्यों कहते हैं, जिससे क्योंकि यहीं पर ही हमें एक बेटर डिसीजन लेना होता है, क्योंकि ट्रांजिशन हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पर हमारी लाइफ में ट्रांजिशन आता है। यहीं से आगे पूरी लाइफ का आप डिसीजन इसी टाइम पर लेते हैं, और अगर आप नहीं ले पाते तो आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे, आपका रोल कन्फ्यूजन में रहेंगे कि आपको आगे की लाइफ में करना क्या है। अगर आप चीज़ों को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं, अपने मोटिव को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप आगे बढ़ जाएंगे।
आप में फिडेलिटी की जो फीलिंग आएगी वो आएगी, विच इज़ डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस कि आपको करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। अगर नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल हमेशा कन्फ्यूजन में बने रहेंगे कि आपको आगे क्या करना है, और आप इस कन्फ्यूजन के साथ आगे की स्टेजेस में बढ़ेंगे जो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगी आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखते हैं क्या है। अब अंटिल द फिफ्थ एज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन वॉट इज डन टू अ पर्सन। एट दिस पॉइंट डेवलपमेंट नाउ डिपेंड्स प्राइमरली अपॉन वॉट अ पर्सन डज, कि इंसान क्या कर रहा है, वो मतलब क्या आगे के लिए सोच रहा है अपने, उस पर डिपेंड करते हैं। एडोलेसेंस मस्ट स्ट्रगल टू डिस्कवर एंड फाइंड हिज और ओन आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोज पाता, वो उसको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती हैं इस लाइफ में, वो अपनी आइडेंटिटी एक फॉर्म नहीं कर पाता कि उसकी सोसाइटी में क्या उसकी एक आइडेंटिटी है, या फिर वो कहाँ पर खुद को देखता है सोसाइटी में, ठीक है। While negotiating and struggling with the social interaction and fitting in and developing a sense of morality, the right from the wrong, some attempts to delay entrance to adulthood and withdraw from responsibility, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ लोगों के साथ आपको पता है कि एडोलेसेंट टाइम बहुत ही एक क्रूशियल समय होता है, जहाँ पर अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भटक जाते हैं तो आप बहुत सारे स्टेप्स भी उठा लेते हैं कभी कभी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, आप बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं अपने आगे के फ्यूचर, अपने गोल्स को लेकर। इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग आपको डिज़ायर अपना एक क्रिएट करना है, या फिर एक बेटर अपना मतलब जो आपका रोल है आगे की लाइफ में वो आपको एकदम क्लियर करके रखना है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। जो डिसीजन है आपको आगे की लाइफ के लिए वो आपको बिल्कुल बना के रखना है, सो दैट आप में फीलिंग ऑफ एक जो मोटिवेशन है आप में वो हमेशा बना रहे, और जो आगे का डेवलपमेंट है आपका वो बिल्कुल प्रॉपर हो। इसलिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ट्रांजैक्शन, या फिर कह लो कि ये बहुत ही एक क्रूशियल स्टेज है जहाँ पर मैटर करता है कि आप किस तरह से खुद को डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से खुद को परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज यंग एडल्ट विच इज़ 18 to 35 ईयर्स, जहाँ पर इंटीमेसी एंड सॉलिडेटरी वर्सेस आइसोलेशन या लव को हम देखते हैं कि ये क्या है। इस स्टेज में बेसिकली हम बात कर रहे हैं यंग एडल्ट की, जहाँ पर इंटीमेसी एंड सॉलिडेटरी यहाँ पर मतलब ये है कि वो जो रिलेशनशिप्स है ना उसके, जो वो या तो इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाता है या फिर वो अकेला रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि वो देखता है कि आगे की लाइफ में वो कैसे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे आती है एक फीलिंग ऑफ लव, ठीक है, कि कैसे वो लोगों को मतलब जो भी उसके साथ जो भी लोग रहेंगे आगे जिनसे वो कनेक्टेड है, वो किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स निभाता है उनसे, और एक इंटीमेट बढ़िया रिलेशनशिप बनाता है उनके साथ। अदरवाइज़ वो हमेशा एक आइसोलेशन में ही रह जाता है, अकेला ही रह जाता है। तो ये एक स्टेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द यंग एडल्ट एज पीपल टेंड टू सी कंपेनियनशिप एंड लव। वो ढूंढते हैं अपने लिए प्यार और ढूंढते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप जो उसके आगे के जीवन के लिए कंटिन्यू करेंगे, जिसके साथ वो सम ऑल्सो बिगिन टू सेटल डाउन स्टार्ट फैमिलीज। वही बात है कि वो अपनी फैमिलीज स्टार्ट करते हैं, सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं। Although seems to have been pushed back further in recent years, young adults seek deep intimacy in relationships, but if unsuccessful isolation में अगर, तो इस समय पे बहुत ज़रूरी है कि आप बेटर रिलेशनशिप्स फॉर्म करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप में बस एक आइसोलेशन की फीलिंग, क्या आप आइसोलेट होकर ही रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक तरफ आप देख लीजिए कि इस समय पे अपन अपने रिलेशनशिप्स अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सेटल डाउन और अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ बेटर एक इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। लेस्ट अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर हम आइसोलेशन में ही रह जाते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एट दिस स्टेज आर मैच्योर पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो बेहतर अगर होते हैं तो हमारी लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमारा जीवन कट जाता है। लेकिन अगर आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी फैमिलीज़ होती हैं तो वो उनमें जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करना होता है, कि एज अ फादर, एज अ लवर, एज अ हस्बैंड, ठीक है। लेकिन अगर ये सब रोल्स हमारी लाइफ में है ही नहीं तो हम हमेशा आइसोलेट रह जाएंगे और इतना लंबा समय बिताना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है, एरिक एरिक्सन की थ्योरीज़ में जो ये स्टेजेस हैं बहुत कमाल की हैं, और मतलब ये बिल्कुल हमें एकदम ट्रू
जो हमारी लाइफ की स्टेजेस हैं हमें वो सिखाना चाह रही हैं या हमें वो बताना चाह रही हैं हम किस तरह से हर स्टेज से निकलेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको जानने को मिल रहा है कि आप आगे की स्टेजेस आपकी कैसी निकलेंगी या फिर आपको कैसा होना ज़रूरी है। मतलब एक तरह से ये आपका फ्यूचर बता रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मिडिल एजड एडल्ट, जो कि 35 से 55 या 65 एज थोड़ी इधर उधर दे सकते हैं हर जगह, जहाँ पे जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन या फिर स्टेग्नेशन और केयर। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो करियर और वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस स्टेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिडिल एजड एडल्ट टाइम पे जब हम 35 से 65 के बीच में हैं तो यहाँ पर हम कहीं ना कुछ वर्क कर रहे होंगे या फिर कुछ कमा रहे होंगे। या तो हम इस स्टेज पे अगर अच्छा कमा रहे हैं, जो हमारी फैमिली इस समय पर डेवलप हो जाती है, तो अगर हम अपनी फैमिली के अच्छे से केयर कर पा रहे हैं, उनकी चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं, जो भी उनकी नेसेसिटीज़ हैं, आपके जो बच्चे होंगे उनकी अगर आप जो भी नेसेसिटीज़ हैं उनको अगर आप पूरा कर पा रहे हैं, तो आप एक जनरेटिविटी या प्रोडक्टिविटी की ओर जाएंगे, अपने आप को प्रोडक्टिव समझेंगे कि आप चीज़ों जो नेसेसिटी है आपके जीवन में आपसे जुड़े हुए लोगों की आप उनको पूरा कर पा रहे हैं, तो आप समझेंगे कि आपकी लाइफ बहुत एक प्रोडक्टिव स्टेज पर पहुंच गई है। लेकिन अगर एट दिस स्टेज अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस सोसाइटी से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, समाज के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चे या आपकी अगर कोई फैमिली अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल स्टैगनेंट है, बिल्कुल रुक सी गई है और कुछ भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेसिव कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। ठीक है, अगर आप प्रॉपर जो भी नेसेसिटीज़ उनको पूरा कर पा रहे हैं तो आपको एक केयर आएगी। ठीक है, सोसाइटी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने जो भी रिलेशनशिप्स है अपने मदर एंड फादर को लेकर। ठीक है, और बेसिकली अपने यहाँ पर बच्चों को लेकर, क्योंकि आप एज पेरेंट्स यहाँ पर उनकी कितनी नेसेसिटी को पूरा कर पा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक इन्फ्लुएंस आपके डेवलपिंग बच्चों पर भी डालेगा और उनके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ जनरेटिविटी की एक फीलिंग आपके अंदर आ रही है या आप अपने जीवन में कुछ प्रोडक्टिव करता हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, फॉर दिस स्टेज वर्किंग टू स्टैब्लिश स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पाते हैं कि आप स्टेबल हो, चीज़ों को एक बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो आप खुद को खुश पाते हैं। ठीक है, एरिक्सन्स आइडियाज ऑफ जनरेटिविटी अटेम्प्टिंग टू प्रोड्यूस समथिंग दैट मेक अ डिफरेंस टू सोसाइटी। ठीक है, आप एक योगदान अपने सोसाइटी में भी दे पा रहे हैं, आप इतने वेल इक्विप्ड हैं चीज़ों से सो दैट आप एक समाज में भी अपना योगदान दे पा रहे हैं। इनएक्टिविटी एंड मीनिंगलेसनेस आर कॉमन टीयर्स ड्यूरिंग दिस स्टेज. Major life shifts can occur during this stage. For example, children leave the household, careers and change and so on. Some may struggle with finding purpose. Significant relationships are those with the family, workplace, local church and other communities. तो यहाँ पर वो बेसिकली बस यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग जिनके पास कोई मोटिव नहीं है अपनी लाइफ को जीने का, या इस स्टेज पर उनके पास कुछ है ही नहीं जिससे कि वो खुद की ही ज़रूरतें पूरी कर पाएँ, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें बिल्कुल वो अपनी लाइफ को एक स्टैगनेंट जगह पर देखेंगे और बिल्कुल मीनिंगलेसनेस अपनी लाइफ देखेंगे कि उनकी लाइफ का कोई पर्पज़ ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को अच्छे से अपन डेवलप करें और हर स्टेज में बिल्कुल जो टास्क है हमारे वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, सो दैट हम आगे का जो टास्क है, आप देख रहे हो किस तरह से कि आगे का टास्क जो पहले का टास्क है उसमें अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको या जो हमारे टास्क है अच्छे से इम्प्लीमेंट या टैकल कर पा रहे हैं, तो हम आगे की जो हमारी स्टेज है उसमें भी हम बेहतर तरीके से खुद को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट स्टेज विच इज़ लेट एडल्ट, जो कि 55 या 65 प्लस एज टिल हमारी डेथ तक। यहाँ पर हम देखते हैं इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। तो बेसिकली हम इस स्टेज में ये देखते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्टेज पर आके हम ये सोचते हैं कि जो हमारी लाइफ थी उसमें हमने कितना पाया या कितने हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे। ठीक है, तो ये पूरा एक रिफ्लेक्शन ऑन आवर बैक लाइफ होता है कि इस स्टेज पर आके हम ये सोचते हैं कि हमने अभी तक की जो हमारी लाइफ थी वो वर्थ थी या नहीं, या हमने अपनी लाइफ को कितना सक्सेसफुल बनाया या फिर कितना नहीं हम बना पाए। तो यहाँ पर हम अगर खुद को एक बेटर और अच्छी अपने आप को सेटिस्फाइड पाते हैं तो हमें इंटीग्रिटी आती है, अदरवाइज हम डेस्पेयर में चले जाते हैं, मतलब हम खो से जाते हैं चीज़ों में और हमारा जो विजडम है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता और जो होप है बिल्कुल चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम कुछ नहीं करते, इसके बाद सिर्फ डेथ आती है और यहाँ पर हम सोचते हैं कि जो भी हमारी लाइफ थी उसमें हमने क्या पाया और क्या खोया। ठीक है,
तो एरिक्सन बिलीव दैट मच ऑफ द लाइफ इज प्रिपेयरिंग फॉर द मिडिल एडल्टहुड स्टेज एंड द लास्ट स्टेज इन्वॉल्व्स मच रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो मिडिल एडल्टहुड स्टेज है वहाँ तक हम मतलब खुद को प्रिपेयर करते हैं आगे की अच्छी लाइफ के लिए, लेकिन इस स्टेज पर हम सिर्फ पीछे की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम कुछ भी नया नहीं कर सकते। इस स्टेज पर सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमारी जो लाइफ थी उसमें हम कितना खुद के लिए कर पाए, कितना अपनी फैमिली के लिए कर पाए, और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे या नहीं। एज ओल्डर एडल्ट सम में लुक बैक विद अ फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी that is contentment and fulfillment, having led a meaningful life and valuable contribution to society। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी का मतलब है कि एक पूरा होल, बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं एक यूनिटी, एक मतलब एक मॉरल वैल्यूज़ कि हमने जो भी चीज़ करी है वो हमारे लिए सही थी या नहीं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इंटीग्रिटी। ठीक है, कि हम बिल्कुल सही हैं, हमारे लिए बिल्कुल ट्रू हैं, और हमने अपने जीवन में क्या क्या किया। ठीक है, तो और मतलब हमारी लाइफ कितनी मीनिंगफुल रही, कितनी सही रही, हम कितना दूसरों के लिए, खुद के लिए और सोसाइटी के लिए कर पाए, और कितना हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, अदर्स में हैव अ सेंस ऑफ डेस्पेयर, मतलब वो खो से जाएंगे और बिल्कुल लॉस्ट हो जाएंगे चीज़ों में कि वो कुछ नहीं कर पाए, या फिर क्या वो जो भी नेसेसिटीज़ थी उनकी लाइफ की वो उनको पूरा कर पाए कि नहीं। तो बस वो यही चीज़ को वो रिफ्लेक्ट करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने फेलर्स के बारे में देखेंगे, कितने वो फेल हुए और कितने वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए। दे में फेयर डेथ एज ए स्ट्रगल टू फाइंड अ पर्पस टू देयर लिविंग, ऑफ वंडरिंग व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ लाइफ, वाज इट वर्थ इट। तो यहाँ पर बस वो ये कहेंगे, क्योंकि 65 के बाद यहाँ पर वो सिर्फ देखेंगे, वो अपने मतलब डेथ को फियर करेंगे कि ये अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, अब सीधे वो डेथ को मतलब पा जाएंगे, या फिर कुछ समय बाद उनकी डेथ है, क्या वो उनकी जो स्ट्रगल रही जीवन भर के लिए वो वर्थ थी, जो भी उनका काम था, जो भी उनका हार्ड वर्क था, क्या वो उस पर खरे उतर पाए। तो इस समय पे इंसान सिर्फ अपने जीवन में यही खुद से सवाल करता है इस समय पर। ठीक है, तो ये थी एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस। आई होप आपको मज़ा आया होगा इन स्टेजेस में, काफ़ी अच्छी हैं। मतलब ये पढ़ने से आपको खुद एक समझ में आ रहा है कि हाँ, हम खुद कैसे कैसे स्टेजेस से आगे मतलब पीछे निकल चुके हैं और आगे निकलेंगे, और किस तरह से फ़र्क पड़ेगा अगर हम एक स्टेज में जो हमारी प्रॉब्लम्स उनको हम अच्छे से अगर टैकल नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट है, यहाँ पर हम फटाफट से एक तरह से एक मतलब कंक्लूजन सा निकाल सकते हैं फटाफट से जानकर कि हमने हर स्टेज में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो पहले जो हमारी स्टेज थी इन्फेंसी की, जो 0 से लेकर 18 मंथ तक की थी, वहाँ पर हमने देखा था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के, जो बच्चे का उसकी फीडिंग या फिर उसको जो भी केयर और वॉर्मथ है उसको समय पे मिलती है तो वो एक ट्रस्ट डेवलप करता है, और अगर उसको मतलब अबेंडोनमेंट या फिर नहीं मिलती चीज़ें उसको टाइम पर, तो वो एक मिसट्रस्ट की फीलिंग उसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ इन्फेंसी की उसकी फीडिंग और जो उसकी केयर है और उसको अच्छे से हैंडल किया जाए, तो वो एक अच्छे डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। ठीक है, फिर हमने देखा था अर्ली चाइल्डहुड, जहाँ पर बच्चे की बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर वो कुछ स्किल्स हैं जो डेली लाइफ की स्किल्स हैं वो सीखने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं सीख पाता है तो उसमें शेम या खुद पे डाउट की एक फीलिंग आती है, अगर वो सीख जाता है तो वो स्वायत्तता की ओर बढ़ जाता है डिपेंडेंसी से। ठीक है, तो वो एक ऑटोनॉमी की फीलिंग अपने अंदर लाता है कि वो चीज़ों को कर सकता है, और एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड होता है आगे की स्टेजेस में बेटर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर होता है प्री स्कूल, जिसमें हम चीज़ों को लेकर इनिशिएटिव्स लेते हैं या फिर छोटे छोटे टास्क को करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम प्ले वगैरह करते हैं, खेलते हैं और अपने टॉयज़ वगैरह को खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं, अपना ड्रेसिंग खुद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो छोटे छोटे टास्क हैं हम इनिशिएट इनको करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कर पाते हैं तो एक बेटर डेवलप हम खुद को कर पाते हैं। अदरवाइज़ हमारे अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है कि हम चीज़ों को या फिर सीख नहीं पाए या खुद से नहीं कर पाते। ठीक है, या फिर हम अभी भी डिपेंडेंट हैं छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कूल एज। तो स्कूल एज में जब हम स्कूल जाना सीख जाते हैं, बेसिकली 6 से लेकर 12 वर्ष की जो उम्र होती है, वहाँ पर हम इंडस्ट्रियस हो जाते हैं। जो स्कूल टाइम होता है वहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स के साथ, जो हमारा पीयर ग्रुप है उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, और जो छोटे छोटे स्कूल के टास्क होते हैं जैसे कि गेम्स और स्पोर्ट्स वगैरह में हम जब मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, फिर जो क्लास की या फिर जो स्कूल के जो छोटे छोटे टास्क होते हैं उनमें हम अपना मतलब बेटर देने की कोशिश करते हैं, और कॉम्पिटेंसी हमारे अंदर आती है कि कॉम्पीट करने की हम यहाँ पर एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम कर पाते हैं तो हम इंडस्ट्रीज
जो फीलिंग है वो एक डेवलप होती है और बेटर हमारा डेवलपमेंट होता है। नहीं तो हमें इन्फीरियरिटी आ जाती है और अमंग हमारे जो पीयर्स होते हैं हमें लगता है कि हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते और आगे की लाइफ में हम किसी से भी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक बेटर एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है एट दिस स्टेज। छोटे छोटे टास्क पर अगर हमें एप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलेगा तो हम बेटर डेवलप कर पाएंगे इस स्टेज पर, ठीक है। फिर आता है एडोलेसेंस की एज, जहाँ पर हमें आइडेंटिटी क्राइसिस झेलना पड़ता है, जहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एज आप कहते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपना फ्यूचर करियर्स के बारे में सोचते हैं और जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे क्या चीज़ों को हैंडल करेंगे, किस तरह से आप रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते तो हमेशा आप रोल कन्फ्यूजन आपको एक बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यंग एडल्टहुड, जहाँ पर हम एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं हमारी फैमिली के साथ, ठीक है, हमारे जो बच्चे वगैरह होते हैं उनके साथ, ठीक है। और वहाँ पर हमें एक फीलिंग ऑफ लव या फिर एक कंपेनियनशिप की जो फीलिंग आती है वो आती है और हम अपना सेटलमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ हम आइसोलेशन में रह जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, हम फैमिली बिल्ड नहीं कर पाते, फीलिंग ऑफ लव हमारे अंदर नहीं आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट पाएंगे दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मिडिल एडल्टहुड। आफ्टर बीइंग सेटल्ड, हम जो हमारी ये मिडिल एडल्टहुड एज होती है ये होती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एट दिस टाइम मिडिल एडल्टहुड में क्या होता है कि हम अपना करियर चूज़ कर चुके हैं और हम बेटर एक कमाई कर रहे होते हैं, या फिर अगर हम अपनी फैमिली को बेटर तरीके से फीड कर पा रहे हैं या फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाते हैं, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव स्टेज पर मानते हैं और एक एक फीलिंग आती है हमारे अंदर कि हाँ, हम अपनी जो फैमिली है और एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों की भी जो नेसेसिटीज़ उनको पूरा कर पा रहे हैं, तो हमें फीलिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी आती है कि हाँ, हम कुछ काम कर पा रहे हैं अपने फैमिली के लिए। नहीं तो हम स्टैग्नेशन में रह जाते हैं, हमें अपनी जो ज़िंदगी है वो रुकी हुई सी लगती है, लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम रुक से गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी, जो कि 65+ टिल डेथ होती है। यहाँ पर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर होती है। यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होता है हमारी पीछे की लाइफ में, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो हमने किया वो कितना सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल रहा। इस स्टेज पे हम मोस्टली अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि हम अपनी पूरी लाइफ में कितना कुछ एक कंट्रीब्यूशन दे पाए खुद को, खुद की फैमिली को या फिर सोसाइटी को, ठीक है। यहाँ पर हमें डर होता है कि अब सिर्फ हम डेथ आगे हमें मिलेगी और हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे एट दिस स्टेज पर, ठीक है। तो ये थी हमारी मैच्योरिटी की एज, ये थी 8 टोटल स्टेजेस जो कि दी थी एरिक एरिक्सन में, जिसको मनोसामाजिक थ्योरी थी जिनकी, ठीक है। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा कि साइको सोशल थ्योरी क्या है तो आपको घबराना नहीं है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में ही बताना है। अगर एज इट इज़ लिख कर नहीं आता एरिक एरिक्सन, क्योंकि ये थ्योरी ही उनकी है, ठीक है। ये एक चार्ट है, बहुत बेहतरीन सा चार्ट, इसको आप प्लीज़ देखिएगा एट द एंड। अगर आप थ्योरी रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनके लिए है, जहाँ पर ये इस चार्ट को देखकर आप फटाफट से सारी स्टेजेस को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर आउटकम्स भी लिखे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर जो क्राइसिस हैं जिनके बीच में हम डगमगाते रहते हैं कि अगर सही हुआ तो ये मिलेगा और नहीं हुआ तो इसकी तरफ हम झुक जाएंगे, ठीक है। तो ये था एक चार्ट, इसको प्लीज़ आप देखिएगा, बनाइएगा एग्ज़ाम में, ये बिल्कुल सफिशेंट है इतना। और अगर आएगा तो आपको यही थ्योरी लिखनी है पूरी, और आप समझ के खुद से भी अपने आंसर डेवलप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हो एज इट इज़ आप वही लर्न करें और लिख कर आएँ, ठीक है। समझ के आप अपने आइडियाज़ भी लिख सकते हैं और अपने आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज BLED फर्स्ट ईयर की ये बुक्स हैं, एक तरफ है टेक्स्ट बुक एंड ई बुक्स। अगर आपको टेक्स्ट बुक अपने घर पर चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें, वहाँ पर ज्वाइन करें, या फिर आप मुझे मैसेंजर पर भी मैसेज कर सकते हैं। और एक तरफ है ई बुक, तो आप ई बुक भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो नीचे इसकी मैं लिंक लगा दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ बस यही था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एरिक एरिक्सन। और इसके बाद हम प्याजे की थ्योरी करेंगे, ठीक है। और आपको ये जो सीरीज़ है वो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। डू शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें सो दैट आपको सारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं हम अदर सब्जेक्ट्स के लिए किस तरह से वीडियोज़ बना पा रहे हैं। शॉर्ट वीडियोज़ में मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए कंटेंट लेकर आया जाए सो दैट आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएँ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। Take care, all the best and bye bye.